Hi guys, welcome to Education Waves Success Made Easy. In this video, we are going to learn about light reaction, जिसे हम Z scheme भी बोलते हैं. तो हमें लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों बोला? सबसे पहले टर्म हमें ये पढ़नी है कि व्हाट इज लाइट रिएक्शन. बेसिकली लाइट रिएक्शन में क्या होता है? वी ऑल नो कि एक लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है. तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा डिफरेंस है कि लाइट रिएक्शन जो होती है हमारी, ए रिएक्शन occurs in the presence of sunlight. सिंपल, ये तो बहुत इजी था कि लाइट रिएक्शन जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही हो, द लाइट और द रिएक्शन विच occurs in the presence of सनलाइट. और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास ऐसे एनर्जी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमारे पास कुछ जनरेट होंगे, will be generated, जिसको हमने बोल दिया मान लो एटीपी और NADPH. हमारे पास लाइट रिएक्शन का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि अगर उसने सनलाइट के प्रेजेंस में कोई काम किया है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम था उनका यही था कि वो एक एटीपी जनरेट करे और एक NADPH जनरेट करे, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हमारी आगे की रिएक्शंस होंगी. और फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एक, आप कह सकते हो, सिंथेसिस ऑफ फूड होता है. वो फूड की सिंथेसिस के लिए, ठीक है, हमारा मेन पर्पस यही है फोटोसिंथेसिस में कि हमें फूड चाहिए. ठीक है, हमें फूड चाहिए, हमें ऑक्सीजन रिलीज करनी है. ठीक है, ये दो काम हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. तो फूड के लिए हमें एडीपी और NADPH की बहुत नीड है. O2 तो हमारा यही लाइट रिएक्शन में होते होते रिलीज हो जाएगा, लेकिन फूड के सिंथेसिस के लिए हमारा ये जो प्रोडक्ट है, जो एंड रिजल्ट में हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो लाइट रिएक्शन से आता है. अब फूड कहाँ बनेगा? अब आता है हमारा यहाँ पे डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन क्या होता है? आप कह सकते हो कि ऐसी रिएक्शन जिसे सनलाइट की कोई नीड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इस रिएक्शन को सिर्फ एनर्जी मॉलिक्यूल्स चाहिए. अभी मैंने आपको बताया कि लाइट रिएक्शन ने दो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाए, ये एटीपी और NADPH. ये जो हमारा NADPH एंड ATP will be used here to synthesize food. ओके, तो डार्क रिएक्शन क्या है? बेसिकली these reaction do not need sunlight. ठीक है, इसकी एब्सेंस में भी हो सकती है. It's just that we need ATP and NADPH to synthesize it. Okay, so डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में ये दो डिफरेंस था. अब आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो पूरी लाइट रिएक्शन प्रोसेस है कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. आपको बस 2-4 स्टेप्स याद रखने हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे एग्जाम में आता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है. सिंपल सी बात है, आपको पता है कि लीव्स के अंदर ही फोटोसिंथेसिस हो रही है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लीफ. अब इसके अंदर ही फोटोसिंथेसिस हो रही है और स्टेम्स में भी होती है, लेकिन हमें पूरी प्रोसेस क्या देखनी है? फोटोसिंथेसिस हमारी एक लीफ में होती है. लीव्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, अब ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है. ठीक है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है जो कि डबल मेम्ब्रेनल है. इसकी डबल मेम्ब्रेन है. अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? लाइक यहाँ पे लीव्स था, लीव्स के अंदर ये पूरा क्लोरोप्लास्ट हो गया. इसकी डबल मेम्ब्रेन्स भी मैंने बना दी हैं. अब आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं. अगर पूरा क्लोरोप्लास्ट का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसके अंदर होते हैं ऐसे स्टैक्स में कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स. ठीक है, दीज आर थाइलाकॉइड्स. यहाँ पे बहुत सारे स्टैक्स हैं इसके, यहाँ पे भी है. ठीक है, इधर भी. अब ये जो स्टैक्स है ये आपस में जुड़े हुए हैं. किससे जुड़े हुए हैं? आप इनको बोल सकते हैं स्ट्रोमा. क्योंकि
अब देखिए क्लोरोप्लास्ट में आपको दो चीजें जानना बहुत जरूरी है कि ये तो थाइलाकॉइड हो गया, ओके ये थाइलाकॉइड हो गया, लेकिन जो बाकी स्पेस बचा है ये है स्ट्रोमा। जो स्ट्रोमा में ये जो लाइनिंग जा रही है जो इन स्टैक्स को आपस में जोड़ रही है इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेले। ओके, ये स्ट्रोमा लैमेले है, ये थाइलाकॉइड है, जिसके अंदर थाइलाकॉइड के अंदर हमारी लाइट रिएक्शन होगी। थाइलाकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन होती है, थाइलाकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन होती है, ये आपको याद रखना है। और जो स्ट्रोमा है वहां हमारी डार्क रिएक्शन होती है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लाइक बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं पहले से ही कि C3 क्या है, C4 क्या है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। फिर ऊपर से हमें ये भी लर्न करना है कि कौन सा हमारा आउटर सरफेस पे है, कौन सा इनर पे है, थाइलाकॉइड में कौन सी रिएक्शन, स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, जो थाइलाकॉइड्स है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो है ये एक तरीके के स्पेशल स्ट्रक्चर्स है जिन्हें स्पेशली बनाया गया है कि ये लाइट को लाइट एब्जॉर्ब कर सके। और इनके अंदर जो हमारे, लाइक अभी मैं आपको बताऊंगी कि इनके अंदर पर्टिकुलर फोटो सिस्टम्स हैं जो कि सनलाइट की कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को कैप्चर करके रखते हैं, एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो क्योंकि इस पर्पस मतलब इन ऑर्गेनिल्स का जो मेन पर्पस है वो क्या है, लाइट को कैप्चर करना। तो आपको याद रखना है कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो थाइलाकॉइड है उनके अंदर लाइट रिएक्शन होती है। लेकिन जो बाहर हमारा स्पेस पड़ा हुआ है स्टोमा, उसमें तो किसी चीज की नीड नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी एटीपी NADPH है वो तो लाइट रिएक्शन के थ्रू आ जाएगा, उन्हें बस अपना काम करना है। तो उसमें तो जो भी डार्क रिएक्शन है वो स्टोमा में होती है। तो इतना अगर आपको समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक पर्टिकुलर फिर से एक डायग्राम बनाती हूँ कि ये हमारा क्या था। मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट जो कि डबल मेम्ब्रेन था, ठीक है, मैं बार बार बना देती हूँ इसको ताकि आपको ये हमेशा याद रहे कि कुछ ही ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके हमारे चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, डबल होती है। क्लोरोप्लास्ट हो गया, यहाँ पे थाइलाकॉइड्स, ये रे स्टैक्स हैं ये थाइलाकॉइड्स के, ये जुड़ा हुआ है स्ट्रोमा लैमेले से, एक और थाइलाकॉइड। अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो हमारा पूरा स्पेस बच गया, ये आप बोल सकते हो ये हमारा स्ट्रोमा है। क्लोरोप्लास्ट में ये यहाँ पे हमारे थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स के यहाँ पे हमारा ये स्ट्रोमा लैमेले। अब ये आ गया हमारा बीच में जो हमारा स्पेस है ये है स्ट्रोमा। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी रिएक्शन जो है वो थाइलाकॉइड में हो रही है तो हम थाइलाकॉइड को बड़ा करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्ट्रक्चर है थाइलाकॉइड का, ठीक है। अब इसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है, अब यहाँ पे मान लो कि स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा, लाइक यहाँ पे लिपिड है, यहाँ पे हमारे जो स्ट्रक्चर है जैसे हमारी मेम्ब्रेन्स के अंदर स्ट्रक्चर होता है। बट आपको क्या जानना है कि जो हमारा थाइलाकॉइड है उसके अंदर बहुत सारे क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर्स लगे हैं, ऐसे ऐसे छोटे से कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। अब इन कॉम्प्लेक्स को नाम दिया गया फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम, ठीक है। जब आप फोटो सिस्टम पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं, इसको मैं छोटा करके लिख देती हूँ, आप पढ़ते हैं फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। क्योंकि सबसे पहले डिस्कवरी किसकी की गई थी, फोटो सिस्टम 1 की, ठीक है, और बाद में किसकी की गई थी, फोटो सिस्टम 2 की। तो जो लाइट रिएक्शन है हमारी वो किससे है, हमारी जो लाइट रिएक्शन है, ये जो भी हमारा जो रिएक्शन है वो हमारी हो रही है, मान लीजिए अभी यहाँ पे हम सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 को देखेंगे। ओके, तो फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे हमने दोनों देख लिए। इसकी डिस्कवरी पहले हुई थी, डिस्कवर्ड फर्स्ट, इसलिए इसका नाम दे दिया फोटो सिस्टम 1, ठीक है, इसको फोटो सिस्टम 2। तो ये मान लीजिए फोटो सिस्टम है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है, ये है हमारे
साइड में मान लीजिए इनको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस करते क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर है। अब मैंने जैसे कि आपको बोला था कि थाइलाकॉइड का मेन काम क्या था, इसका मेन काम था लाइट को एब्जॉर्ब करने का, ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का। लेकिन आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि सनलाइट एब्जॉर्ब मतलब ऐसे तो उसके अंदर से बहुत सारी रेज निकल रही है, यूवी रेज भी हैं, बहुत टाइप की रेज है। लेकिन जो हमारी लीव्स हो गई, उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटेनॉइड्स होते हैं, ज़ेंथोफिल्स होते हैं। तो इनकी रेंज क्या होती है? पार रेंज। ठीक है, पार रेंज क्या होता है? फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेंज, ठीक है, या फिर एक्टिव रीजन, सॉरी, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। लाइक इन्हीं रेंज में ये, किस रेंज में ये अपनी सनलाइट की जो वो है हमारी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? आपको अच्छे से पता है 400 700 नैनोमीटर के बीच में इनकी लाइट की एब्जॉर्बेंस होती है। इससे ज्यादा, इससे कम, मतलब इन सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, क्लोरोफिल ए अच्छे से क्या कर पाता है? जो उसका बेस्ट कैप्चरिंग, लाइक अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल ए सबसे बेस्ट तरीके से क्या एब्जॉर्ब करता है, तो वो सिर्फ अच्छा है रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने में और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करने में। बाकी जो लाइट्स हैं हमारे पास, बाकी जो भी हमारे पास रह गई, ठीक है, जैसे विबग्योर हमने पढ़ा हुआ, उसमें जो भी रह गया, जैसे वायलेट रह गया या फिर ग्रीन रह गया, ये जो काम है ये हमारे कैरोटेनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स, ये बाकी के बचे हुए हमारे पिगमेंट्स कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनका काम क्या है? बीच वाले को हम क्या बोलते हैं? ये है हमारा रिएक्शन सेंटर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिएक्शन होगी हमारी स्टार्ट वो यहीं से होगी। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? बस क्लोरोप्लास्ट देखा, उसके अंदर स्ट्रोमा था, उसके अंदर थाइलाकॉइड्स था। थाइलाकॉइड्स का भी जब हमने स्ट्रक्चर देखा, तो उसमें हमने फोटो सिस्टम, ये एक तरीके का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स देखा, जिसके अंदर साइड में यहाँ कैरोटेनॉइड्स वगैरह लगे हुए थे। ये बीच में हमारा रिएक्शन सेंटर था, जिसके अंदर हमारा क्लोरोफिल ए पाया जाता है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए यहाँ पे होता है, यहाँ पे कैरोटेनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स, मतलब सारे के सारे आधे से ज्यादा पिगमेंट्स यहाँ हैं। अब ये लोग भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सारी चीजें एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इनका काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना, और जो भी है हमारा, लाइक जो भी हमारे लाइक क्लोरोफिल ए ने या फिर बी ने या फिर कैरोटेनॉइड्स ने, जितना भी जिन्होंने भी एब्जॉर्ब किया, वो सब किसको पास कर देंगे? बीच में क्लोरोफिल ए को पास कर देंगे, और फिर हमारी मेन रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि जैसे PS1 था, वैसे ही PS2। तो यहाँ जो रिएक्शन सबसे पहले स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है PS2 में। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि PS1 क्यों नहीं आया पहले, PS2 क्यों बाद में आ रहा है या पहले आ रहा है। वो उनकी डिस्कवरीज है। PS1 पहले डिस्कवर हो गया था, इसलिए उसका नाम PS1 रख दिया गया। लेकिन रिएक्शन हमेशा से PS2 में सबसे पहले स्टार्ट हुई, फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट हुई। ठीक है, क्यों? और PS2 को एक और नाम दिया गया है P680, और PS1 को क्या नाम दिया गया है? P700। क्यों? दोनों दिखते सेम है। अगर मैं आपको PS1 का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो वो भी ऐसा ही दिखता है, बस इसके बीच का जो क्लोरोफिल ए है, उसकी एब्जॉर्बेंस रेंज जो है वो 700 है। इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए है PS2 के अंदर, उसकी जो रेंज है वो है 680। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी इन सब चीजों का सब कुछ सेम है। बस इनके क्लोरोफिल ए जो है और इनकी जो डिस्कवरी किसी की पहले हुई किसी की बाद में, PS2 और PS1 में सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसकी एब्जॉर्बेंस की जो हमारी, आप बोल सकते हैं क्लोरोफिल ए का, वो है 680, और इसका एब्जॉर्बेंस है क्लोरोफिल ए का 700। ठीक है, नाउ इतना अगर हमें समझ आ गया तो हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें पढ़ना कहाँ से? PS2 और PS1 के बीच में सबसे पहले रिएक्शन कहाँ स्टार्ट हुई। अब हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर थे, तो P
PS2 था, जिसको हम क्या बोलते हैं, P680 भी बोलते हैं। ये हमारा PS1 है, जिसको हम P700 भी बोलते हैं। PS1, इसके अंदर भी क्लोरोफिल ए है, इसके अंदर भी क्लोरोफिल ए है। ठीक है, सनलाइट से जो भी रेज आती हैं या फिर हमारी लाइट आती है, वो यहाँ पे इनके पास एब्जॉर्ब हो जाती है, सब कुछ ट्रांसफर हो जाती है क्लोरोफिल ए को। सो अब क्लोरोफिल ए जो है वो क्या करेगा, क्योंकि क्लोरोफिल, लाइक सबने मिलके क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन जो था अपनी एनर्जी जो थी वो पास कर दी। ठीक है, इसको पास कर दी। अब जो अल्टीमेटली ये जितनी भी एनर्जी है वो क्लोरोफिल ए के पास जब आ जाती है, इसके पास से इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। ठीक है, हम कहेंगे इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, जंप कर जाएगा एक हाई ऑर्बिटल में। ये सिर्फ सबसे पहले PS2 के अंदर होगा। ठीक है, PS1 PS2 इनके पास सेम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस है, बस इनके बीच का रिएक्शन सेंटर थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। क्या डिफरेंट हो जाता है कि जो 680 है, उसके अंदर जो क्लोरोफिल ए है वो एब्सॉर्ब कर सकता है 680 नैनोमीटर तक की सनलाइट को, और ये एब्सॉर्ब कर सकता है 700 नैनोमीटर की लाइट तक को। ठीक है, और देन जो क्लोरोफिल ए जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करता है, तो अब होगा क्या। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, मतलब ये सब कुछ बना के ना दिखाऊं, बस मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे लिख के, कि अगर क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया मान लीजिए, तो यहाँ पे एक होता है इनका प्राइमरी, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर तरफ से एनर्जी इतनी मिली कि इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइट हो गया। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कहीं तो जाएगा। ठीक, वो इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड को एक्साइट हुआ है, उसकी एनर्जी निकली है, तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए मिलनी भी चाहिए। ठीक है, उसके पास वापस भी आनी चाहिए, लेकिन ऐसा अभी हो नहीं रहा। अभी हमने क्या देखा कि क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, यहाँ पे एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा था जिसका नाम है फियोफाइटिन। ये याद रखिएगा, फियोफाइटिन उसके पास चला गया। अब फियोफाइटिन ने क्या किया, ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम था फियोफाइटिन। अब क्या हुआ, फियोफाइटिन ने क्या किया, ये जो था किसको दे दिया, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स आएंगे जो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करेंगे। ओके, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि जैसे कि हमारे ये थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर था, ठीक है, बीच में एक ल्यूमन होता है। ठीक है, एक स्पेस होता है खाली, यहाँ पे ल्यूमन है, और यहाँ पे हमारे PS जो भी हमारे ये फोटो सिस्टम्स है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये PS2 हो गया, ये यहाँ पे PS1 हो गया, लेकिन बीच में ल्यूमन होता है। ओके, अब इस ल्यूमन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, होता क्या है, यहाँ पे जब भी ये रिएक्शन हो रही है PS2 में, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन गया फियोफाइटिन के पास गया, अब मैंने जैसे कि आपको बताया बहुत सारे केमिकल्स होंगे जो इनकी हेल्प करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे आगे पास ऑन करने में। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेन हमारा जो काम है वो है ATP बनाना और NADPH बनाना, और वो इन्हीं प्रोसेसेस से बनेगा। ठीक है, कि PS2 में क्लोरोफिल ने सनलाइट एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फियोफाइटिन के पास गया जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था। अब वहां से कहा गया PQ के पास। PQ क्या है, लिख लो, फाइटोक्यूनिन है ये। ठीक है, फाइटोक्यूनिन। फिर फाइटोक्यूनिन ने क्या किया, यहां से वो गया इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम पे, CYT B6F इसका नाम है, ये है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम आप लिख लीजिएगा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, आई विल इरेज इट। फिर यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट जाएगा वो किसके पास, PC के पास। ये क्या है, सियानिन, फाइटोसियानिन। ठीक है, तो धीरे धीरे करके यहां तक आता गया।
तो फाइटोसियानिन तक हमने क्या देखा कि क्लोरोफिल एज से लेके फाइटो, पहले वो फियोफाइटिन तक गया, फियोफाइटिन ने पीक्यू के पास भेजा, पीक्यू के पास साइटोक्रोम B6H के पास आया, फिर वहां से फाइटोसियानिन के पास गया। लेकिन इतना जाने तक का मेन रीजन क्या था? ठीक है, मेन रीजन ये था, मेन रीजन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ये वापस आने नहीं वाला, ये फाइटोसियानिन इस इलेक्ट्रॉन को भेज देगा अब PS1 की साइकिल में, ठीक है, ये यहाँ भेज देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन तो वापस आने से रहा, लेकिन इसको इसकी इलेक्ट्रॉन तो वापस चाहिए, तो वो आएगी कहाँ से? वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से इसे मिलेगा? वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसे हमारे ल्यूमन में। अभी मैंने आपको ल्यूमन बताया कि थाइलाकॉइड के जस्ट यहाँ पे ल्यूमन है, ल्यूमन में हो रही होती है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में होगा क्या, जो हमारा 2H2 है, सॉरी H2O है, वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है, 2H प्लस O प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है। अब इसकी बैलेंसिंग हम बाद में करेंगे, लेकिन हमें देखना क्या है कि ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को तो हम निकाल देंगे बाहर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली एटीपी यानी डीपीएच चाहिए होता है। वो तो चलो हमारा अभी जस्ट बनने ही वाला है, लेकिन उसमें हमारी ऑक्सीजन भी निकलती है ना? तो ये जो O2 होती है, जस्ट बिकॉज अगर हम यहाँ पे बैलेंसिंग कर देंगे तो अभी सब कुछ सेट हो जाएगा, तो ये O2 हमारे एनवायरमेंट में निकल जाएगी, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे निकलती है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हम दे देंगे हमारे क्लोरोफिल, बेचारे क्लोरोफिल ए को, क्योंकि इसे चाहिए था। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी हमें देखने को मिलेंगे, ये हमारे ल्यूमन में भर जाएंगे, मतलब कि इसकी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को हमें यहाँ पे बहुत बढ़ाना है, कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, किसकी? H प्लस की। क्यों? क्योंकि H प्लस की कंसंट्रेशन भी हमें चाहिए, ये सारी कंडीशंस हमें चाहिए। ये कंडीशन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि इन्हीं कंडीशन से हमारा एटीपी और एनएडीपीएच बनने वाला है, ठीक है। एटीपी तो यहाँ से बन जाएगा, एनएडीपीएच इस वाली प्रोसेस से बन रहा है जो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा H प्लस, यहाँ पे हमें भरना है बहुत सारा। तो फोटोलाइसिस तो आपने देख लिया कि जो कि ल्यूमन में हो रहा था, जिससे कि हमारा ऑक्सीजन निकला और 2 H प्लस या जितने भी H प्लस है वो बीच में हमारे ल्यूमन में भर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का यूज क्लोरोफिल ए ने कर लिया। तो बहुत अच्छी तरीके से फोटोलिसिस ने सारे कई काम जितने भी रह गए थे, सबका सारा काम कर दिया, उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, एनवायरमेंट को ऑक्सीजन दे दी, हमें हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन को ल्यूमन के अंदर बढ़ाना था, जो कि बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उससे आगे चल के एटीपी बनने वाला है। ये सारे काम उसने कर दिए, ठीक है। तो बच गया ये जो क्लोरोफिल ए से हमने इलेक्ट्रॉन लिया था, वो जा कहाँ रहा है, उसका काम क्या है, वो कर लेते हैं हम। तो अब क्या है, फाइटोसियानिन ने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्या आया, पीक्यू, पीक्यू ने दिया साइटोक्रोम को, साइटोक्रोम ने दिया पीसी फाइटोसियानिन को। फाइटोसियानिन ने क्या बोला, इसके पास भी इसका खुद का क्लोरोफिल ए था, ठीक है, इसने भी अपना एक्साइट कर दिया था इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया ना, जैसे इसने कर दिया था वैसे इसने भी कर दिया था, सनलाइट की प्रेजेंस में इसको भी मिला होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी मिली और इसने एक्साइट कर दिया, लेकिन इसके पास कहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन, जो इसने एक्साइट किया वो इसे चाहिए भी ना, इसे तो हमने फोटोलिसिस से दे दिया। तो फाइटोसियानिन ने बोला कि इसका वाला इलेक्ट्रॉन तुम रख लो, क्योंकि हमें अब काम नहीं। काम क्या था यहाँ पे, क्यों लिया इन लोगों ने? इस पीक्यू ने क्या किया, इस पीक्यू ने, जैसे देखो आप, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसके पास बहुत हाई एनर्जी थी। अब नीचे दिखाने का ये मतलब है कि उसकी एनर्जी लो हो गई, लेकिन वो एनर्जी यूज कहाँ हुई? इस पीक्यू ने क्या किया, क्योंकि स्ट्रोमा में ना बहुत सारे H प्लस, सिंपल NADP, ये सब बहुत पड़ा रहता है, ये जो स्ट्रोमा है इसमें ये सब पड़ा रहेगा, लाइक वेस्ट मटेरियल की तरह यहाँ पे पड़ा रहता है। तो ये क्या बोला मैंने अभी आपको कि ल्यूमन के अंदर हमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी थी, कैसे बढ़ी? फोटोलिसिस तो हो ही जा रही है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बार बार एक्साइट हो रहे हैं, बार बार H2O टूट रहा है वहां पे, ठीक है, लेकिन वहां पे H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। लेकिन एक और है, जैसे पीक्यू ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इस H प्लस को स्ट्रोमा से पकड़ा, ठीक है, बाहर जो स्ट्रोमा था यहाँ पे हमारा
मैंने बताया ना आपको, ये थाइलाकॉइड रीजन है, ये ल्यूमन है, बाहर जो बच गया वो स्ट्रोमा। स्ट्रोमा से H+1 पकड़ा इस फाइटोक्यूनिन ने, इस साइटोक्रोम B6 को दे दिया और इसने पकड़ के उसे ल्यूमन में घुसा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो दो तरीकों से हमारा H+ अंदर बढ़ा। कैसे बढ़ा? एक तो फोटोलिसिस से, क्योंकि हमें रीजंस पूछे जाते हैं कि किस किस तरीकों से हमारा H+ का जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। सेकंड क्या किया, फोटो जो क्विनिन था उसने साइटोक्रोम B6 को दे दिया इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, और उसने उसको ल्यूमन में फिर से फेंक दिया। ओके, तो दो तो इस तरीके से बढ़ गए। अभी तीसरा एक और रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी तक हमने क्या देखा कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए से जो एक्साइट हुआ वो क्लोरोफिल ए के पास आ गया है। लेकिन अब क्या, क्लोरोफिल ए के पास उसका खुद का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, उसका खुद का वाला इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है वो भी हमें देखना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल गया। ठीक है, बार बार यही होगा, इलेक्ट्रॉन इसका गायब होगा, सबके पास यहाँ पे चला जाएगा, कंपेंसेट हो गया। लेकिन इसको किसने दिया? फोटोलिसिस वाले ने। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? अब हमें PS1 के इलेक्ट्रॉन पे नजर रखनी है। एक काम हमारा ये रह गया कि PS1 का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, और एक काम हमारा ये है कि एक और थर्ड रीजन हमें पता लगाना है जिससे कि H+ की कंसेंट्रेशन अंदर बढ़ेगी। ठीक है, ये पेज बहुत भर गया है, नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको। सो नेक्स्ट क्या है, PS1, ये PS2 था, मैं फिर से आपका बना देती हूँ यहाँ पे। यहाँ से क्लोरोफिल ए एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा प्राइमरी रिसेप्टर था पहले से। ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर, जिसको हमने क्या बोला था, इसका नाम था फाइटो, क्या नाम था उसका, फियोफाइटिन। ओके, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ने PQ को दिया, PQ ने क्या किया, एक H+ पकड़ लिया, साइटोक्रोम B6 को दे दिया, साइटोक्रोम B6 ने पकड़ के उसको ल्यूमन में डाल दिया H+ को। ठीक है, अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो PC फाइटोसियानिन को मिला। ये तो रही बात इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है हमारा सीधा साधा, बस उसकी हेल्प से उस H+ को पकड़ा गया और उस H+ को इसको दिया गया, जिसने कि इसमें वापस डाल दिया ल्यूमन के अंदर। ठीक है, ये ल्यूमन है, ये हमारा थाइलाकॉइड है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरोफिल ए को फिर से मिल गया। ओके, क्लोरोफिल ए को ये वाला इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, लेकिन उसका जो खुद का वाला इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट किया गया था वो कहाँ जा रहा है, अब उसकी जर्नी देखनी है। उसके पास भी एक और उसका प्राइमरी एक्सेप्टर है, मान लिया हमने प्राइमरी एक्सेप्टर है। प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, उसके पास भी उसके खुद के केमिकल्स हैं, जैसे कि फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन, जिसको हम बोलेंगे FD। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया। अब ये जो हमारी लेयर है, बिल्कुल ये जो हमारा थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम चिपका होता है जिसका नाम है NADPH सिंथेटेज। नाम से पता चल जाता है हमें कि ये सिंथेसाइज करेगा NADPH की। इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में इसने क्या किया, मैंने बताया आपको, स्ट्रोमा में बहुत सारा फ्री क्या पड़ा रहता है, H+, NADPH, NADP, सॉरी। तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, NADPH जो था, इसकी हेल्प से, सिंथेटेज की हेल्प से NADP में H+ पकड़ के इन दोनों को जोड़ के NADPH बना दिया। NADPH तो हमारा सिंथेसाइज हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट द ATP, क्योंकि हमें तीन चीजें चाहिए थी लाइट रिएक्शन से, O2, ATP, NADPH। ठीक है, NADPH हमारा बन गया फाइनली। इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहाँ पे गया, सिंथेटेज से मिला, उसकी प्रेजेंस में जो एनर्जी यूज हुई वो थी हमारे स्टोमा में पड़ा हुआ जो वेस्ट था H+, NADP, इन सबको हमने मिला के हमने क्या बना दिया, NADPH बना दिया। लेकिन व्हाट अबाउट द H+, लाइक सॉरी ATP, ठीक है, ये मिल चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि H+ की कंसेंट्रेशन हमें यहाँ बढ़ानी है। कैसे बढ़ी वो, तीन चीजों से बढ़ी। एक तो फोटोलिसिस हुई, फोटोलिसिस हुई। दूसरा, साइटोक्यूनिन ने उसको पकड़ा, साइटोक्रोम को दिया और वो अंदर
आ गया। तीसरा क्या हुआ, यहाँ पे हम इस H प्लस को यूज कर करके NADPH बना रहे हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन घट रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे H प्लस अगर 5 है और मेरे ल्यूमन में अगर 3 है, तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, बाहर। लेकिन मैं बार बार इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके इसकी कंसंट्रेशन 2 कर दूं, ऑब्वियसली मेरे ल्यूमन की कंसंट्रेशन खुद ही बढ़ जाएगी। तो ये ट्रिक है कि मैं बाहर का कंसंट्रेशन पहले यूज कर करके उन H प्लसेस को इतना घटा दूं कि ल्यूमन का ऑटोमेटिकली ज्यादा लगे। ज्यादा करके कर क्या लिया मैंने, तो ज्यादा करके मैंने ये किया कि यहाँ पे मेरे पास ना, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कुछ एंजाइम्स है, ऑक्सीजोम बोलते हैं हम इन्हें, ठीक है, ऑक्सीजोम बोल लो आप। ये होता है F1, इसके ऊपर एक छोटा सा होता है F0। ये करते क्या है, ये एक तरीके का पाथवे है। क्या पाथवे है, H प्लस को निकलने का पाथवे। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन जब कहीं भी बढ़ती है तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भागेगा। अब वो कहीं से भी तो भाग नहीं सकता, कोई पाथवे चाहिए, तो ये है उसका पाथवे, ठीक है। तो F0, ये जो F0 F1 है, ये जो ऑक्सीजोम है, ये क्या करेंगे, एक तरीके से ये क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हेल्प से ये जो भी H प्लस आयंस बाहर की साइड आएंगे, ठीक है, ये जो F1 है इसको हम एटीपी सिंथेटेज भी बोलते हैं, मैंने बताया ना एंजाइम भी बोलते हैं हम इनको, एटीपी सिंथेटेज है। तो जैसे ही ये बाहर की साइड आएंगे, इस H प्लस की जो ये एनर्जी है, इस मूविंग एनर्जी की हेल्प से क्या करेंगे, ये एटीपी की फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, तो अब क्या हुआ, जो हमारे पास वो जो 2 प्लस थे, लाइक यहाँ पे जो हमारे भर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो H प्लस की एनर्जी थी, इन्होंने क्या किया, कैसे बना दिया एटीपी, एडीपी लिया, यहाँ पे हमारा फॉस्फेट लिया, और इस H प्लस की एनर्जी की हेल्प से एटीपी बना दिया, ठीक है, एडीपी को कन्वर्ट कर दिया एटीपी में। तो इस पूरे लाइट रिएक्शन की जो मेन कहानी थी वो यही थी कि कंसंट्रेशन H प्लस की इतनी बढ़ा देना, ठीक है, यहाँ पे इतनी बढ़ा देना जिससे कि वो रश करता हुआ इस पूरे ऑक्सीजोम कॉम्प्लेक्स से बाहर निकले, और उस बाहर निकलने की H प्लस की एनर्जी को हम यूज करके एडीपी और फॉस्फेट को एटीपी में कन्वर्ट करें। तो अब हमारे पास एटीपी भी है, NADPH भी है, ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ हमारी जो लाइट रिएक्शन है वो फाइनली खत्म होती है। अब मैं आपको अगर समझाऊं, लाइक हमारी जो प्रीवियस, मैं स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ आपको एक, तो ये था क्लोरोप्लास्ट, जल्दी से मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये हमारा स्ट्रोमा, ये बाकी हमारा बच गया, सॉरी ये हमारा थाइलाकॉइड, ये बाकी बच गया हमारा स्टोमा, ठीक है। थाइलाकॉइड में होती है लाइट रिएक्शन, बाकी जगह ये जो खाली बच गई है वो है स्टोमा, यहाँ होती है डार्क रिएक्शन। ये जो एटीपी NADPH हमने बनाया है वो यहाँ डार्क रिएक्शन में ही यूज होगी। बहुत इजी है डार्क रिएक्शन, कुछ भी नहीं करना आपको। जितनी हमारी लाइट रिएक्शन को बुक्स में ऐसे इतना टफ दिखाया जाता है उतना वो है नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। तो PS1 PS2 मैंने आपको समझाया, PS2 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है 680 नैनोमीटर वाला, क्योंकि उसी का इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्लोरोफिल एक दोनों ही है, ठीक है, दोनों में से ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, लेकिन इसका कंप्लीट कौन कर रहा है, इस वाले का इलेक्ट्रॉन जब वापस आ रहा है, इसका कंप्लीट कौन कर रहा है, जो फोटोलिसिस हो रही है, ठीक है। इनको हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोल दिया, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। बीच वाले को रिएक्शन सेंटर बोला था, मैंने बताया था फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन जो होते हैं, लाइक रेड लाइट, ब्लू लाइट, ये जो दो लाइट्स हैं वो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है, 400 से 700 नैनोमीटर तक का ही इनका रेंज होता है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इसको कहाँ से मिला, जब फोटोलिसिस हुई, इसको इसका इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन इसने एक्साइट किया था वो कहाँ गया, पहले प्राइमरी एक्सेप्टर जो कि फियोफाइटिन था, फिर PQ के पास, फिर साइटोक्रोम B6 के पास, फिर फाइटोसियानिन के पास, फिर फाइटोसियानिन ने उसको कहाँ भेज दिया,
उसने भेज दिया उसको फोटो, जो हमारा जो दूसरा वाला था, फोटो सिस्टम वन। ठीक है, यहाँ था हमारा फोटो सिस्टम वन। ये रिएक्शन सेंटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, उसने फेरेडॉक्सिन के पास भेज दिया। इस मेम्ब्रेन के पास, जस्ट इस मेम्ब्रेन के पास हमारा NADPH सिंथेटेज था, उसने H+ को स्टोमा में पकड़ा, NADPH के साथ जोड़ा और NADPH बना दिया। जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 3 रीजन्स थे कंसेंट्रेशन को बढ़ाने के H+ की कंसेंट्रेशन जैसे ही बढ़ी, वो इतनी तेजी से इससे मूव करके गया कि उसकी एनर्जी को इन्होंने ADP और जो हमारा फॉस्फेट है उससे ATP बना दिया। तो यही थी हमारी आज की लाइट रिएक्शन। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज गाइस कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट ऑल्सो।